प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में आज का हमारा टॉपिक रहेगा गांधी जी का आदर्श समाज या राज्य, या जिसे हम राम राज्य कहते हैं। सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में हमने विस्तार पूर्वक गांधी जी के विचारों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने जिस राम राज्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, वैसे भावनावश या भावनाओं के वशीभूत होकर उन्होंने अलंकारिक शब्द में या अलंकारिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया था, राम राज्य। बाकी उनका राम राज्य से अर्थ था आदर्श व्यवस्था या एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार प्लेटो ने, जो पाश्चात्य विचारक हैं, दो आदर्श राज्यों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, पूर्ण आदर्श राज्य और उप आदर्श राज्य, उसी तरह से गांधी जी ने भी अपने जिन राज्य के बारे में या राज्य के स्वरूप के बारे में चर्चा की, उसमें उन्होंने पूर्ण आदर्श और उप आदर्श राज्य की बात कही है। उनकी पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए उनके द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श राज्य की कल्पना की गई और गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य के रूप में हमारे द्वारा उनके उप आदर्श राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। और इसी दृष्टि से हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उप आदर्श राज्य के बारे में ही गांधी जी के विचारों का अध्ययन करते हैं। तो उप आदर्श राज्य या उनके इस आदर्श राज्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनके बारे में गांधी जी ने विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो उन्होंने एक अहिंसात्मक समाज के बारे में बताया। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी यह इस दृष्टि से अहिंसक समाज है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़न करने के लिए नहीं, वरन उसकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। इस आदर्श समाज में कभी कभी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता है, किंतु इस दबाव का रूप सत्याग्रह का होगा, हिंसात्मक नहीं। और इस तरह उन्होंने अहिंसात्मक समाज की पैरवी की। दूसरी बात, शासन का रूप लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का रूप पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, वरन जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग लेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर राम राज्य की एक विशेषता उन्होंने बताई, विकेंद्रीकृत सत्ता का होना। गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रीकृत सत्ता है। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग के स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाइयां हो, जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिससे सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायतें ही बनी रहे। इस प्रकार की व्यवस्था से ग्रामों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र होंगे। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की बात करते हुए गांधी जी ने आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे। उन मशीनों का तो प्रयोग किया जा सकेगा जो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होती है, किंतु मशीनों को
मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जाएगा। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। फिर उन्होंने नागरिक अधिकारों पर आधारित स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक आधारों पर आधारित एक राज्य की कल्पना की। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण और लिंग आदि भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगली विशेषता गांधी जी ने बताई, निजी संपत्ति का अस्तित्व। इस आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए करेंगे। वे यह समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है और समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। फिर गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही आदर्श राज्य के लिए, और उनका ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों के द्वारा कुछ न कुछ शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक समानता स्थापित हो सकेगी। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी गांधी जी ने अपने विचारों को स्पष्ट किया और ये कहा, आदर्श समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। प्राचीन काल की भांति समाज 4 वर्णों में विभाजित होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे और किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। गांधी जी के आदर्श समाज में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उनका मुख्य कार्यक्षेत्र घर ही होगा। फिर उन्होंने कहा, अस्पृश्यता का अंत हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए गांधी जी कलंक मानते थे और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई भी स्थान नहीं था। धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस समाज में किसी एक विशेष धर्म को आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। गोवध निषेध जैसी बात भी गांधी जी ने कही थी कि भारत जैसे राज्य में धार्मिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक गांधी जी ने आवश्यक माना और ये कहा कि उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गो हत्या का निषेध किया जाना अत्यंत जरूरी बताया। मद्य निषेध की बात भी गांधी जी करते हैं। गांधी जी का निश्चित विचार था कि मद्य और अन्य मादक पदार्थ का प्रयोग व्यक्तियों का चारित्रिक पतन करता है। अतः उनके आदर्श समाज में न तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा और न ही उनकी बिक्री होगी। उस समय में भी गांधी जी ने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही और गांधी जी के आदर्श समाज में गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, ऐसा गांधी जी ने कहा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और देखिए, वर्तमान में प्राथमिक शिक्षाएं निःशुल्क है। प्रत्येक हमारे राजस्थान सरकार ने भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण या शांतिप्रिय विचारों के धनी रहे हैं गांधी जी। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास किया और इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा
ऐसे गांधी जी के विचार रहे हैं। प्रतिनिधित्व और बहुमत के शासन के बारे में भी गांधी जी के विचार जान लेने अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत ही उनके शासन से संबंधित धारणा का अध्ययन किया जा सकता है। गांधी जी लोकतंत्रात्मक प्रणाली के समर्थक थे और उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व प्रणाली में विश्वास था। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में गांधी जी का विचार था कि उन्हें निस्वार्थी, योग्य और संयमी होना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि मताधिकार की योग्यता का आधार संपत्ति या सामाजिक स्थान नहीं वरन शारीरिक परिश्रम होना चाहिए। उनके विचारों में लोकतंत्रात्मक शासन के उचित संचालन के लिए बहुसंख्यक की भांति अल्पसंख्यकों का सहयोग भी नितांत आवश्यक है। बहुमत का सदैव ही सही होना आवश्यक नहीं है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति 1000 मूर्खों में अच्छा हो सकता है। बहुमत में आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और अल्पमत के द्वारा भी बहुमत की उचित बातें स्वीकार कर ली जानी चाहिए। बहुमत के निर्णय अनुचित होने पर अल्पमतों के द्वारा इन निर्णयों में परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह लोकतंत्र की सफलता के लिए गांधी जी न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत को आवश्यक मानते थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा भी है कि बहुमत के शासन का अर्थ यह नहीं है कि एक व्यक्ति की भी राय यदि वह सही हो तो कुचली जाए, बल्कि उसे बहुमत की राय से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। यही मेरी वास्तविक प्रजातंत्र की कल्पना है। तो गांधी जी के विचार जब हम पढ़ते हैं, सामान्य तौर पर अल्पमत के द्वारा बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्रात्मक शासन के संचालन का अन्य कोई व्यावहारिक आधार नहीं है। बहुमत के द्वारा भी अल्पमत के विचारों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त और समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसे गांधी जी के विचार रहे हैं। धन्यवाद।